हमारे साथ कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। नीलेश, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। अब इसे हम को इंसिडेंस कहें या फिर एक अच्छा संकेत, जब से ईटी नाउ स्वदेश लॉन्च हुआ है तब से अब तक में हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी बाज़ार में देखी है और बाज़ार ने दिवाली के पहले ही एक्चुअली दिवाली मनाना शुरू कर दिया है। अब थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए? डेफिनेटली मिहिर, पैसा हमारा है, सावधानी तो हमेशा बरतनी चाहिए। एंड यह मार्केट काफी तेजी से बढ़ा है। इस वक्त इसमें सेंटिमेंट, मनी फ्लो और फंडामेंटल तीनों का सम्मेलन हुआ है। इकोनॉमी ओपन हो रही है, एक्टिव केसेस 2 लाख के नीचे है, वैक्सीनेशन 100 करोड़ के पास पहुंच रहा है, एक्टिविटी लेवल प्री पेंडेमिक लेवल से ऊपर है, तो लोगों का सेंटिमेंट पॉजिटिव है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे म्यूचुअल फंड हुए, इंश्योरेंस हुआ, पेंशन फंड हुआ, या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हुए, या रिटेल निवेशक हुए, सारे लोग मार्केट में खरीदारी में लगे हैं। प्रमोटर अकेला है जो माल बेच रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जून क्वार्टर के जो नतीजे आए हैं वह निवेशकों की अपेक्षा के अनुसार आए हैं। तो ये सारी चीजों ने मिला के मार्केट को इस लेवल पे पहुंचा दिया है। बट ये अब वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी फेयर वैल्यू के आसपास है। और मार्केट हमेशा लीनियर तरीके से नहीं बढ़ता, उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। तो डेफिनेटली अपने पैसों के लिए हमेशा की तरह सतर्क रहिए और अच्छी क्वालिटी के कंपनी में निवेश करिए, न कि उस स्टॉक्स में निवेश करिए जो हर रोज बढ़ रहे हैं। नीलेश भाई, गुड मॉर्निंग। आपके बहुत ही अच्छा लगता है आपसे हमेशा बात करके। आपकी बहुत ही रोचक और जानकारी भरी ट्वीट्स भी हम लोग पढ़ते रहते हैं। नीलेश भाई, एक ब्रॉड पिक्चर क्वेश्चन लेते हैं आपसे। वो ये है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग का जो ओहदा है, हम लोग एक सर्विसेज इकोनॉमी के नाम पे जाने जाते थे, लेकिन जिस हिसाब से कुछ साइंस दिख रहे हैं जब मैनेजमेंट से बात करते हैं अलग अलग सेक्टर्स के, गारमेंट्स, ऑटो कंपोनेंट, कुछ और जिस हिसाब से सरकार की तरफ से भी कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, पीएलआई, जिस जिस सेक्टर्स में पीएलआई उसको भी ब्रॉडन किया जा रहा है। आपको लगता है हमारी मैन्युफैक्चरिंग की जो जगह है ओवरऑल इकोनॉमी में वो एक ट्रांसफॉर्म हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और उसके चलते नहीं पूरे इकोनॉमी को भी बूस्ट मिलेगा, बट स्टॉक मार्केट में भी बहुत इंटरेस्टिंग इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं जो ट्रेडिशनल नहीं थी? डेफिनेटली अजय भाई, अपने में एक कहावत है, कर भला तो हो भला। चाइना ने लोगों को कोविड-19 दिया, भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टेबलेट से लेके कोविशील्ड वैक्सीन दी। इस वजह से और भी कई वजह से चाइना प्लस वन एक ग्लोबल थीम बन रहा है। पहले दुनिया भर के देश चाइना से अपने माल्स को सोर्स करते थे, अब वो लोग एक्टिवली खोज रहे हैं कि कोई दूसरी कंट्री में चले जाए ताकि अपना डाइवर्सिफिकेशन हो। चाइना प्लस वन के लिए दुनिया भर की कंट्रीज कॉम्पिट कर रही है। कई ऐसी कंट्रीज है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे अच्छा है, जिनका ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग हमसे ऊपर है। बट ये सारी कंट्रीज को अगर आप जमा कर ले तो उनकी डोमेस्टिक मार्केट उतनी विशाल नहीं है जितनी भारत की है। दूसरी चीज, सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अलग अलग सेक्टर के लिए अनाउंस की। आज से कुछ समय पहले हम लोग मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे, आज पीएलआई स्कीम के तहत हम मोबाइल फोन में नेट एक्सपोर्टर बनने जा रहे हैं। हालांकि आज भी हम मोबाइल फोन में स्क्रू ड्राइवर या असेंबली ज्यादा कर रहे हैं, बट अब धीरे धीरे वैल्यू एड बढ़ने लगा है और आने वाले कुछ सालों में वैल्यू एड की वजह से हम मोबाइल फोन में काफी अच्छा काम कर पाएंगे। अजय भाई, बहुत सारे सेक्टर से, चाहे इलेक्ट्रिकल्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, मोबाइल फोन्स है, ऑटोमोबाइल है, ऑटो कंपोनेंट है, टेक्सटाइल्स है, जहां पे पीएलआई स्कीम के तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अच्छा बढ़ावा मिल रहा है। हमें लगता है कि इस ट्रेंड को एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड के लिए काउंट कर सकते हैं। जैसे 2000 में वाईटुकू ने भारत को आईटी क्षेत्र में अग्रसर बनाया, जैसे
1990 और 2000 के दशक में कुछ ऐसे क्रांतिकारी चेंज हुए जिससे भारत फार्मा सेक्टर में जेनेरिक फार्मा टू द वर्ल्ड बन गया, वैसे ही आने वाले 10-20 सालों में भारत मैन्युफैक्चरर टू द वर्ल्ड बनने की दिशा में कदम उठाएगा और तेजी से उठाएगा। नीलेश, साथ ही एक चीज़ आपसे ये जानना चाहेंगे कि कुछ हद तक ये जो मोमेंटम हमने मार्केट में देखा उसमें थोड़ी बहुत डिसबिलीफ भी थी लोगों की, लेकिन सारे फैक्टर्स एक साथ मिलकर जो टेलविंड इन्होंने मार्केट को दिया है, आपने सही कहा, अर्निंग्स की रिकवरी, वैक्सीनेशन की काफ़ी तेज़ रफ्तार और गिरते हुए कोविड के केसेस, इन सब के बीच सरकार ने भी जो रिफॉर्म्स एक के बाद एक अनलीश किए हैं, चाहे वो एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन हो, अब बाकी कंपनीज भी कतार में हैं, कल हमने देखा डिफेंस में भी अब वो पूरा रिफॉर्म या रिस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। तो इन सब को जोड़कर अगर हम देखें तो क्या यह कहना सही होगा कि वी आर इन अ सस्टेन्ड लॉन्ग टर्म बुल रन, और जो भी कहीं कुछ गिरावट, करेक्शन या फिर कुछ मौका मिलता है उसमें थोड़ा थोड़ा सोच समझकर रिटेल निवेशक को निवेश करते रहना चाहिए? डेफिनेटली मिहिर भाई, भारत की इकोनॉमी तब्दील हो रही है। पहले महंगाई 10-12% रहती थी, आज 4 से 6% के आसपास रह रही है। पहले हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की शॉर्टेज होती थी, आज 640 बिलियन से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है। पहले हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट रहती थी, आज बहुत क्षेत्र में हम इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी तक पहुंचे हैं एंड होपफुली फ्यूचर में इंफ्रास्ट्रक्चर सरप्लस तक पहुंच जाएंगे। पहले हमारे वहां पे कैपिटल की शॉर्टेज होती थी, अगर आपके पिताजी धनवान है तब आप बिजनेस करने की सोच सकते थे। आज की तारीख में अगर आपके पास आइडिया है तो पैसा देने वाले बहुत लोग हैं। पहले हमारे उद्योग जगत में लालाजी सेठ जी कल्चर हुआ करता था, आज एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर आ गया है। पहले सरकार कहती थी कि सारे बिजनेस हम चलाएंगे, अब सरकार कहती है कि गवर्नमेंट इज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेसेस। ऐसे बहुत सारे बदलाव आए हैं, और जो सबसे बड़ा बदलाव भारत में आया है वह फिजिकल से डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का है। हमने आधार, रुपे, भीम ऐसे बहुत सारे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल इकोसिस्टम में क्रिएट किए हैं। उसके ऊपर भारत के एंटरप्रेन्योर्स अपनी नई नई आइडियाज लेके नए नए आविष्कार कर रहे हैं, सॉल्यूशंस लेके आ रहे हैं। हमें पता था एजुकेशन में फिजिकल लेवल पे सब जगह पहुंचना मुश्किल है, आज डिजिटल लेवल से पूरे लॉकडाउन में भारत में एजुकेशन विदाउट डिसरप्शन चलता रहा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही है जो भारत के लिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी खड़ी कर रही है। फ्रॉम बैक ऑफिस टू द वर्ल्ड या जेनेरिक फार्मेसी टू द वर्ल्ड, हम अब उस रास्ते पे चल रहे हैं कि वी कैन बिकम मैन्युफैक्चरर टू द वर्ल्ड। सो ग्रोथ के ऊपर कोई डाउट नहीं है, पहले भी ग्रोथ के ऊपर डाउट नहीं था, मगर हमारी जो पोटेंशियल थी वो परफॉर्मेंस में कन्वर्ट नहीं होती थी। अब ये विश्वास आ रहा है कि जितनी हमारी पोटेंशियल है उसे हम परफॉर्मेंस में कन्वर्ट करेंगे, एंड उसी वजह से मार्केट आगे बढ़ रहा है। बट मार्केट हमेशा एक लीनियर तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा, उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहेंगे। और अगर आप अच्छी कंपनीज में निवेश करें, अच्छे एंटरप्रेन्योर्स के साथ निवेश करें और करेक्शन में अपना धैर्य नहीं खोए, करेक्शन से विचलित नहीं हो जाए, तब डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस मार्केट में हमेशा पैसा बनाएगा। जैसा मिहिर ने इकोनॉमी में पूछा, आपने बहुत सारे फेजेस देखे हैं इकोनॉमी के, बहुत साइकिल्स देखे हैं अपने करीब करीब 25-30 साल के अनुभव में। ये जो इस समय करंट फेज है इकोनॉमी का और मार्केट का, वो किससे ज़्यादा सिमिलर लग रहा है? आपको लगता है कि ये जो पैरेलल्स ड्रॉ किए जा रहे हैं बाजार में कि 2003 से 2008 जैसा समय है, ये कुछ कुछ मिलता जुलता, उस तरह का आपको भी क्या संकेत मिल रहा है? और यदि हाँ, तो हम लोग अभी कौन से फेज में है उस मार्केट के? मेरे हिसाब से अजय भाई, आपने एकदम बिल्कुल सही पकड़ा कि 2003 से 2008 के समय में हमने काफी रफ्तार देखी इकोनॉमिक ग्रोथ में।
90 के दशक से हमने जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन चालू की, उसमें हम हमेशा 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड चलते रहे। बट वो सारी चीजों का एक कल्मिनेशन हो गया 2003 के आसपास। महंगाई का दर काबू में था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स अच्छे थे, ब्याज की दरें कम हुई थी, रिफॉर्म प्रोसेस तेजी से चल रहा था। तो ये सारी चीजों ने मिलके 2003 से 2008 के बीच में ग्रोथ की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ ऐसा ही समय 2021 के आगे दिख रहा है। ग्रोथ की रफ्तार तेज होगी, अपॉर्चुनिटी हमारे पास है, एंड उसी कॉन्फिडेंस पे, उसी एक्सपेक्टेशंस के ऊपर स्टॉक मार्केट में आज देश विदेश के निवेशक निवेश कर रहे हैं। बिल्कुल। बेसिकली दरअसल नीलेश, ज़रूरत बात यह है कि हम कुछ गलत नहीं करें, जो जो ठीक से चल रहा है उसे ठीक से चलने देना चाहिए। आई थिंक ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। आपने जो नतीजों की बात की ना नीलेश, इस बार जो नतीजे आए हैं इसमें आपको प्लेजेंट सरप्राइज कहाँ कौन कौन से क्षेत्र में दिखे? अगर 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 आप सितंबर महीने के रिजल्ट्स को देखें तो अभी तो सीजन Hardly आए की हैं। शुरुआत हुई है, एंड जो भी नंबर्स आए हैं बाय एंड लार्ज इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशंस के आसपास या उससे बेहतर ही आए हैं। हमें लगता है कि अक्टूबर महीने में जैसे जैसे बाकी कंपनीज के रिजल्ट आते जाएंगे, वैसे वैसे मार्केट का रुख तैयार होगा। एक चीज है मिहिर भाई की रिजल्ट आए, और दूसरा है गाइडेंस आए। नाउ इस प्राइस के ऊपर ज्यादातर रिजल्ट्स तो प्राइस हो चुके हैं। जब मार्केट 21-22 टाइम 18 महीने फॉरवर्ड ट्रेड कर रही है, तो सितंबर के तिमाही रिजल्ट्स को तो ऑलरेडी फैक्टर कर चुकी है। अब उसे गाइडेंस की जरूरत है। आगे का रास्ता आपको कैसा लगता है? क्या आप रिकवरी के लिए कॉन्फिडेंट है? क्या आप ये जो तेज रफ्तार प्रॉफिट में देखी है, वही मोमेंटम आगे मेंटेन होगा कि नहीं, उसके ऊपर लोग ध्यान दे रहे हैं। जनरली हमारे लिए ये फेस्टिवल सीजन है। दुर्गा पूजा, गणपति फेस्टिवल से जो चालू होता है, वो दशहरा से क्रिसमस तक चलता है। ये समय है जब भारतीय लोग खरीदारी करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, और अब तक की जो फेस्टिवल सीजन है उसकी शुरुआत काफी अच्छी रही है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बिक रहे हैं, लोगों में खरीदारी हो रही है, ऑनलाइन सेल्स ऑल टाइम हाई लेवल पे चल रहे हैं। तो लोगों को रिजल्ट से ज्यादा गाइडेंस में इंटरेस्ट होगा। आने वाले 12, 16, 18 महीने में कंपनीज को फ्यूचर कैसे दिखता है, उसके ऊपर बड़ी बारीकी से अवलोकना होगी। नीलेश भाई, एक सेक्टर है जो बाजार पेंडेमिक लोज से 7,500-8 हज़ार वाला निफ्टी 18,000 हो गया, लेकिन एक सेक्टर थोड़ा सा ड्रैग बन गया था पूरे मार्केट पे, वो है फाइनेंशियल्स। इंडिपेंडेंट पॉकेट्स जो हैं फाइनेंशियल के, जैसे इंश्योरेंस है, सेलेक्ट पीएसयू बैंक टॉप के, वो तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स थोड़ा सा लैग से कर रहे थे। आप तो इस सेक्टर पे बहुत लंबे समय से इसका पार्ट रह चुके हैं, देखा है आपने क्लोजली। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का कब में क्रेडिट ग्रोथ, एसेट क्वालिटी इश्यूज क्या बिहाइंड है अभी? क्या वहाँ रिस्क रिवॉर्ड अट्रैक्टिव हो गया है? बाजार उनको बहुत होल हार्टेडली क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहा है उसमें? एक ग्लोबल निवेशक है, वह बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में बड़े निवेशक हैं। ऑलमोस्ट बहुतेक बैंकों में उनका स्टेक 40-50% के ऊपर है, कुछ बैंक में तो वो 74% लेवल के आसपास है। उन्होंने अपनी मार्केट में देखा है कि फिनटेक कंपनीज आके इन बैंकिंग दिग्गजों को हिला रही है, और उस वजह से शायद यहाँ पे वो उतने एग्रेसिव बायर्स नहीं है जितने आज से 10 साल पहले होते थे। दूसरी चीज है, जैसे आपने बताया कि एनपीएस में एक संशय था मार्केट के मन में कि जब मॉरेटोरियम खत्म होगा तो बैंक की बैलेंस शीट के ऊपर कितनी इम्पैक्ट आएगी। तीसरी चीज जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में थी, वो शायद आप उसे ओवर ओनरशिप कह सकते हैं। प्री पेंडेमिक लेवल से पहले लोगों का ज्यादातर एक्सपोजर बैंकिंग क्षेत्र में था। निफ्टी इंडेक्स में भी उनका उस सेक्टर का वेट काफी ज्यादा था।
तो ये सारी चीजों ने मिला के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज क्षेत्र में एक अंडर परफॉर्मेंस किया है। अब जैसे जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, ग्रोथ की रफ्तार बढ़ रही है, वैसे वैसे एनपीए रिलेटेड कंसर्न धीरे धीरे कम होते जाएंगे। जैसे जैसे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में बिजनेस ग्रोथ होगा, बिकॉज एक बढ़ती हुई इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट क्रेडिट रहेगी, और ये बैंक्स और एनबीएफसीज अगर उस क्रेडिट ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनका बिजनेस बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो शेयर प्राइस में वो रिफ्लेक्ट करेगा। सो एनपीए और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले 18 महीने पिछले 18 महीनों से अच्छे लगते हैं। अब दूसरा सवाल रहता है फिनटेक का, क्या फिनटेक यहाँ पे आके बैंकिंग सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, डिसरप्ट कर सकते हैं, जैसा उन्होंने ग्लोबली किया है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे बहुत सारी बैंक अपने आप को री इन्वेंट कर रही है। आज आपको मुझे बैंक ब्रांच में जरूर जाने की जरूरत नहीं है, ऐप पे ही अपना काम हो रहा है। तो मेरे हिसाब से जो बैंक्स अपने आप को टेक्नोलॉजी इनेबल कर देंगे, जो डिजिटल इकोसिस्टम को एडॉप्ट कर लेंगे, और जो लोग खुद अपने ओल्ड बिजनेस तरीकों को डिसरप्ट करके नया बिजनेस इकोसिस्टम खड़ा कर देंगे, उनके स्टॉक्स मार्केट में परफॉर्म करते रहेंगे। और जो लोग अभी भी ब्रांच बैंकिंग से चल रहे हैं, जो फिजिकल बैंकिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, शायद उनके स्टॉक्स मार्केट को अंडर परफॉर्म करेंगे। जी नीलेश, कुछ एक क्षेत्र जहाँ पर हमने बहुत अच्छा रुझान देखा है, जैसे ऑटो स्टॉक्स है, वहाँ पर हमने देखा काफ़ी अच्छा मोमेंटम है और न्यूज़ फ्लो भी काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट ईवी का एक अपना ट्रिगर है, अब एसयूवीज़ का एक अपना ट्रिगर है, और जिस तरह से कंजम्पशन लौटा है पटरी पर, वो तो है ही अपने आप में एक ट्रिगर। उसके अलावा और भी कई क्षेत्र हैं जो कि इस पूरी अनलॉक की थीम से जुड़े हुए हैं, जहाँ पर हमने लगातार अच्छा मोमेंटम देखा है। आपने सही कहा, जो फेस्टिव सीज़न है उसमें भी रिस्पांस काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो ये जो एक कंजम्पशन इतनी तेज़ी से वापस आया है, इसे आप कंटिन्यू होता देख रहे हैं इस समय जिस तरह का इकोनॉमिक माहौल है इसमें? और खतरे की घंटी आपको कहाँ पर दिख रही है? क्या वो क्रूड होगा, महंगाई होगी, किस पर नज़र रखनी चाहिए? मिहिर भाई, अगर आप देखें फेस्टिवल सीजन की शुरुआत, तो वो काफी अच्छी रही है। मतलब कई जगह पे ऐसे भी न्यूज दिखने को मिले हैं कि रेस्टोरेंट में खाना खत्म हो गया बिकॉज लोगों ने उतना खाना खा लिया। रेस्टोरेंट में क्लाइंट बाहर खड़े थे और शटर बंद कर दिए बिकॉज उनके पास कुछ बचा ही नहीं था देने के लिए। तो कुछ इस हद तक रिवेंज कंजम्पशन, रिवेंज शॉपिंग, रिवेंज बाइंग चल रही है ना। ऑब्वियसली मिहिर भाई, ऐसा नहीं है कि लोगों को कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट नहीं हुआ है, बट अगर इस रफ्तार से कंजम्पशन बढ़ता रहा तो ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, और जो कोविड-19 की इम्पैक्ट सोसाइटी पे थी वो अपने आप कम हो जाएगी। सेकंड चीज जो आपने कही कि ये रिवेंज कंजम्पशन की वजह से क्या ग्रोथ को रफ्तार मिल सकती है, मेरे हिसाब से बिल्कुल। हमारी इकोनॉमी पहले कंजम्पशन के पहिए पे चल रही थी और गवर्नमेंट स्पेंडिंग के पहिए पे चल रही थी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थोड़ा बैकफुट पे था। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा वैसे वैसे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और कंपनीज निवेश करने की सोचेगी। आज बहुतेक भारतीय कंपनी डीलिवर्ड हो चुकी है, उनके डेट इक्विटी रेशियो बहुत कम हो गए हैं, उनके हाथ में कैश है, पैसा है, और 3, 4, 5% पे बैंक डिपॉजिट्स में या डेट म्यूचुअल फंड में निवेश करे, उससे अच्छा अपने बिजनेस में निवेश करना उन्हें उचित लगेगा। आने वाले समय में भारतीय इकोनॉमी को गवर्नमेंट स्पेंडिंग, प्राइवेट कंजम्पशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से भी फायदा मिलेगा और ग्रोथ की रफ्तार तेज होगी, ऐसा लगता है। नीलेश भाई, एक मैटर पे काफ़ी चर्चा चल रही है बाजार में। अगर आपने उस पर रिसर्च किया या आपने कुछ पढ़ा होगा तो अपनी राय शेयर करिए। और वो है कि हम लोग इतने सारे सेक्टर्स में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और बहुत सारे स्टॉक्स रीरेट हो गए, केमिकल्स हो गए, बहुत सारे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इंपोर्ट का जो प्रोडक्ट है हमारे देश में, वो है $80 बिलियन का क्रूड जो हम इंपोर्ट करते हैं। और कुछ सेलेक्ट बड़ी कंपनीज
चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो JSW एनर्जी, अदानी, कुछ 5-7 बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज बहुत तेज़ी से, और कुछ PSUs भी बहुत तेज़ी से हाइड्रोजन फ्यूल, रिन्यूएबल्स की तरफ। लास्ट 6 महीने में इतना रिन्यूएबल्स पे हमने न्यूज़ फ्लो नहीं देखा, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा अपने 15-16 साल में जितना आया हो। यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी रिन्यूएबल्स, हाइड्रोजन के बारे में आए दिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बहुत जोर दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके हिसाब से? आपने क्या पढ़ा है इसके बारे में? क्योंकि ये मैटर बहुत, ये रिसर्च नहीं हुआ इस बारे में बहुत ज़्यादा, ये बहुत न्यू सब्जेक्ट है बाजार के लिए। सो अजय भाई, हम लोग भी स्टडी कर रहे हैं, एनालिस्ट कॉल अटेंड कर रहे हैं जहां पे वो इस क्षेत्र के निष्णांत को, विद्वान को लेके आते हैं। हम भी अपनी समझ बढ़ा रहे हैं। बट अगर आप इकोनॉमी के रूप से देखिए तो पहले हम अपना पसीना बेच के ऑयल इंपोर्ट करते थे। जो गल्फ में बाहर हमारे वर्कर्स काम करते थे, उनका खून पसीना बहता था और वो रेमिटेंस हमें बेचते थे और उस पैसों से हम ऑयल इंपोर्ट करते थे। फिर नेक्स्ट स्टेज पहुंचा जब हमारे आईटी क्षेत्र के, फार्मा क्षेत्र के वर्कर काम करने लगे। उन्होंने, मतलब ये तो मैं नहीं कह सकता खून पसीना बहा है, बिकॉज वो एसी ऑफिस में काम करते थे ज्यादातर, बट उनकी मेहनत से आज हमारी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स सऊदी अरेबिया की ऑयल एक्सपोर्ट से ज्यादा बढ़ गई है। अब आप ये सोचिए कि अगर हम जो सालाना 80 बिलियन, 100 बिलियन डॉलर ऑयल की इंपोर्ट में लगा देते हैं, वह कम हो जाए, धीरे धीरे गिर जाए, बिकॉज अब एक और तीसरा सोर्स आ रहा है रिन्यूएबल एनर्जी का। आज भारत में शायद भगवान ने ऑयल नहीं दिया, बट सूर्य पावर, विंड पावर, हाइड्रो पावर काफी दिया है। हाइड्रो पावर में हमने पूरी अपॉर्चुनिटीज कैप्चर नहीं की, बिकॉज उसके पीछे क्लाइमेटिक चेंजेस है, एनवायरमेंटल इश्यूज है। बट सूर्य प्रकाश हर जगह पे अवेलेबल है। सौर शक्ति को हम कैसे कैप्चर करें, उसके ऊपर काफी काम हुआ है। और ये हाइड्रोजन रिलेटेड रिन्यूएबल फ्यूल्स के ऊपर भी काफी काम हो रहा है। इसमें अभी हम खुद भी पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि ये कैसे बनेगा। और अजय भाई, आपको याद है जब सौर शक्ति चालू हुई थी तब उसकी कीमत तकरीबन 15-20 रुपया प्रति किलोवाट होती थी। फिर धीरे 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 वो गिरती गिरती आज 2.5-3 रुपए के आसपास पहुंची है। तो जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा, वैसे वैसे ये एक्सपेरिमेंटल चीजें कमर्शियली वायबल हो जाएगी। दूसरी चीज देखा है हमने कि जब तक ये पायलट स्केल पे है, चाहे फिर वो यूनिवर्सिटी रिसर्च में हो, चाहे गवर्नमेंट की रिसर्च में हो, तब तक उसका कमर्शियलाइजेशन उतना जल्दी नहीं होता जब उसमें एक प्राइवेट सेक्टर ज्वाइन हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर अपने रिसोर्सेज बड़ी तेजी से लगा सकता है, वह लोग दुनिया से कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों को मिला के अगर देखें तो अगर हमारा ये दाव रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर लग जाता है और सही निकलता है, तो भारत की इकोनॉमी में बहुत ही बड़ा बदलाव हो जाएगा। जो पैसा आज हम बाहर भेजते हैं ऑयल की इंपोर्ट के लिए, शायद वो हमें बाहर नहीं भेजना पड़े। वो 80-100 बिलियन डॉलर साल प्रति साल अगर भारत में रहने लगे, भारत की इकोनॉमी में निवेश होने लगे, तो यू कैन इमेजिन कि जो जॉब्स हम सऊदी अरेबिया में क्रिएट कर रहे हैं वह भारत में क्रिएट करेंगे। जी, चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर आपसे बात करना। थैंक यू सो मच।